हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग चैप्टर 2 करने वाले हैं और चैप्टर 1 जो है हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया। तो वन शॉट रिवीजन आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और इन क्लासेस में आप लोगों का जो पहला चैप्टर है वो 2 क्लासों के द्वारा जो है 2 क्लासों के माध्यम से कंप्लीट करवाया गया है, जिसमें सारे चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करवाए गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो ये सारी जो क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप लोग ये कवर कर लेंगे तब भी आपका जो जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इसमें सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करवाई जा रही हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, नैदानिक पोषण एवं आहार की। और इस वाले चैप्टर में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको इस एक क्लास में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने ये सारी क्लासेस देखी तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा बाहर से नहीं आएगा जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अति लघु उत्तरीय जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस एक क्लास में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पोषण का अर्थ लिखिए। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पोषण का अर्थ लिखिए। पूछा गया है कि पोषण का अर्थ क्या होता है। भोजन के वे सभी तत्व जो शरीर में आवश्यक कार्य करते हैं उन्हें पोषण तत्व कहते हैं। तो भोजन के वे सभी तत्व जो शरीर में जाकर के आवश्यक कार्य करते हैं वो सभी तत्व कौन से तत्व कहलाते हैं? पोषण तत्व कहलाते हैं। मतलब शरीर को पोषण देने वाले जो तत्व होते हैं वो पोषण तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं, तथा इन पोषक को ग्रहण एवं स्वांगीकृत करने की जो प्रक्रिया है वह पोषण कहलाती है। तो भोजन के वे सभी तत्व जो शरीर में आवश्यक कार्य करते हैं उन्हें पोषण तत्व कहते हैं, और पोषण को ग्रहण करने की, स्वांगीकृत करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो पोषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक पोषण का क्या महत्व है। पूछा गया है जो नैदानिक पोषण है उसका महत्व क्या है। तो बीमार मरीजों का पोषण प्रबंधन करना, बीमारी में उचित पोषण होना और साथ ही बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। नैदानिक पोषण का महत्व क्या है? बीमार मरीजों का पोषण करने के लिए जो नैदानिक चिकित्सा है उसको अपनाया जाता है, और बीमारी में उचित पोषण देने के लिए नैदानिक जो पोषण है उसका उपयोग किया जाता है। साथ ही बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नैदानिक पोषण का जो उपयोग है वो किया जाता है। तो इन सब में क्या होता है? नैदानिक पोषण का उपयोग होता है। इसीलिए जो पोषण होता है उसमें नैदानिक पोषण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, आहार चिकित्सा के किन्हीं 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्या पूछा गया है? आहार चिकित्सा के 2 उद्देश्य पूछे गए हैं। तो पहला उद्देश्य है मरीजों के लिए भोजन संबंधित आदतों को ध्यान में रखकर आहार सूची तैयार करना। तो जो आहार चिकित्सा है उसका पहला उद्देश्य क्या है? मरीजों के लिए भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखकर आहार सूची तैयार करना। दूसरा है पोषणहीनता की स्थिति में पोषण युक्त आहार निर्धारित करना। मतलब ऐसी स्थिति जब पोषणहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में पोषण युक्त आहार निर्धारित करना। ये 2 जो उद्देश्य हैं वो किसके उद्देश्य हैं? वो आहार चिकित्सा के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, नियमित आहार से क्या तात्पर्य है। क्या पूछा गया है? नियमित आहार क्या होता है ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो बताना है कि नियमित आहार होता क्या है। वह आहार जिसमें सभी भोज्य समूह सम्मिलित हों एवं जिससे स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो वे आहार नियमित आहार कहलाते हैं। तो नियमित आहार से जो तात्पर्य है वो क्या है? नियमित आहार किसे कहते हैं? वह आहार जिसमें सभी भोज्य समूह सम्मिलित होते हैं। मतलब ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी जो भोज्य समूह होते हैं वो सम्मिलित हों एवं जिससे स्वास्थ्य व्यक्ति की आवश्यकता, मतलब स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो वे आहार कौन से आहार कहलाते हैं? नियमित आहार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार का क्या तात्पर्य है। तो संतुलित आहार क्या होता है? इसमें आपको ये जो आंसर है वो लिखना होगा कि संतुलित आहार होता क्या है वो लिखना है। तो वह आहार जो मनुष्य की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संतुलित आहार कहलाता है। तो ऐसा आहार जो मनुष्य की पोषण संबंधी जो सभी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करे वो आहार कौन
सा आहार कहलाएगा? संतुलित आहार कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं अथवा संतुलित भोजन के कारकों को लिखिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आहार है उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं या फिर संतुलित भोजन के कारक कौन कौन से हैं। तो संतुलित आहार के पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा और तेल, फिर है प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो जो पोषक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो पोषक तत्व पूछा जाए कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, जिसमें ये सभी जो पोषक तत्व होते हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैयार मृदु आहार से क्या आशय है? तैयार मृदु आहार किसे कहते हैं? तैयार मृदु आहार वृद्धजनों के लिए नरम, कुचला हुआ और शोरबा युक्त भोजन होता है। तो तैयार मृदु आहार कौन सा आहार होता है? ऐसा आहार जो वृद्धजनों के लिए नरम, कुचला हुआ और शोरबा युक्त भोजन होता है वो आहार तैयार मृदु आहार कहलाता है। और किसके लिए होता है? वृद्धजनों के लिए होता है। किस प्रकार का होता है? नरम होता है, कुचला हुआ होता है और शोरबा युक्त भोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, रोगी को भोजन देने के कोई 3 तरीके लिखिए। मतलब रोगी व्यक्ति को भोजन किन किन तरीकों से दिया जा सकता है। तो उसमें जो 3 तरीके हैं वो पूछे गए हैं। पहला है मुंह से भोजन खिलाना, दूसरा है नली द्वारा भोजन देना, तीसरा है अंतःशिरा से भोजन देना। तो जब रोगी मुंह से खाने योग्य अवस्था में होता है और बीमार होता है या रोगग्रस्त होता है तब उसे मुंह से भोजन खिलाया जाता है। और जब रोगी बेहोश हो या फिर ऐसी अवस्था में हो कि वह मुंह से भोजन ना ले पाए तो ऐसी अवस्था में नली के द्वारा भोजन लिया जाता है। और जब कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, व्यक्ति मुंह से भोजन नहीं ग्रहण कर सकता है और एक प्रकार से बीमार होता है और साथ ही वो बेहोश होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अंतःशिरा से भोजन दिया जाता है। तो जो मुंह भोजन देना है उसके भी कई तरीके होते हैं। रोगी को मुंह से भोजन खिलाना और नली द्वारा भोजन देना और तीसरा है अंतःशिरा से भोजन देना। तो ये सब कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की कंडीशन में रोगी को किस प्रकार जो भोजन है वो दिया जाएगा। अगला है, जीवन शैली संबंधित किन्हीं 2 दीर्घकालीन रोगों के नाम लिखिए। जीवन शैली से संबंधित जो रोग हैं और वो भी कैसे रोग? दीर्घकालिक रोग, मतलब लंबे समय से चले आ रहे जो रोग हैं उनको पूछा गया है। तो जिसमें से प्रमुख है मोटापा, हृदय रोग, अति तनाव एवं मधुमेह। तो जीवन शैली से जो संबंधित दीर्घकालिक रोग हैं वो कौन कौन से हैं? मोटापा है, हृदय रोग है, अति तनाव एवं मधुमेह इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध को सर्वोत्तम आहार क्यों माना जाता है? तो क्या पूछा गया है कि जो दूध है उसको सर्वोत्तम आहार क्यों माना जाता है? तो आंसर है हम लोगों का कि पोषण में दुग्ध को संपूर्ण एवं सर्वोत्तम आहार माना जाता है, क्योंकि दूध ही एकमात्र ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसका स्थान अन्य कोई भोज्य पदार्थ नहीं ले सकता, क्योंकि दूध शिशुओं के शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक एवं इसमें लगभग पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसमें सभी पोषक तत्व लगभग पाए जाते हैं। तो दूध को सर्वोत्तम आहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो शिशु होता है, जो मनुष्य होता है, शिशु होता है, उसके शारीरिक मानसिक विकास में जितने भी सहायक पोषक तत्व होते हैं वो सभी मौजूद होते हैं। इसीलिए दूध को, जो दूध होता है उसको क्या कहा जाता है? दूध को सर्वोत्तम पोषक आहार की जो संज्ञा है वो दी गई है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? तो जो दूध होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मिलता है? तो दूध में मुख्यतः जो लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है, जिसकी मात्रा सभी प्राणियों में से 4 से 5% तक होती है, परंतु मानव दूध में इसकी सर्वाधिक मात्रा 6.5% होती है। मतलब जो दूध होता है उसमें जो सामान्य लैक्टोज की मात्रा होती है
वो कितनी होती है, 4 से 5% होती है, जो जानवरों से प्राप्त होने वाला दुग्ध होता है, जैसे गाय के दूध में, भैंस के दूध में। और लेकिन जो मानव दुग्ध होता है उसमें जो इसकी मात्रा होती है वो कितनी होती है, 6.5% होती है। लैक्टोज शरीर द्वारा कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है, और जो लैक्टोज होता है वो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता प्रदान करने का भी कार्य करता है। तो जो मानव दूध होता है उसमें लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, 6.5% होती है। इसके अलावा जो अन्य जानवरों से प्राप्त दूध होता है, प्राणी जगत से प्राप्त दूध होता है, उसमें लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, तो 4 से 5% तक होती है। एक आहार परामर्शदाता को किन विषयों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि आहार परामर्शदाता को किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि नैदानिक पोषण आहार के क्षेत्र में जीविका के अवसर कौन कौन से हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में अब आने लगे हैं, तो इनको जो देखना है और साथ ही इनको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या पूछा गया है, एक आहार परामर्शदाता को किन विषयों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। परामर्श सेवा सामान्यतः कला एवं विज्ञान का एक संबंधित रूप है। ऐसे में एक अच्छे आहार परामर्शदाता को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आहार की शिक्षा एवं परामर्श सेवा आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जो आहार परामर्शदाता होता है उसे किस किस का ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का, समाजशास्त्र का, आहार की का, शिक्षा एवं परामर्श सेवा, इन सब का जो ज्ञान होना है वो आवश्यक है, तभी वो एक अच्छा आहार परामर्शदाता कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक पोषण एवं आहार की क्षेत्र में जीविका के कोई 2 अवसर बताइए। तो नैदानिक पोषण एवं आहार की में जीविका के कोई 2 अवसर पूछे गए हैं, जिसमें से पहला है स्वास्थ्य क्लबों अथवा व्यायामशालाओं में परामर्शदाता चिकित्सकों के साथ आहार विशेषज्ञ के रूप में। तो पहला जो है वो क्या है, नैदानिक पोषण एवं आहार की के क्षेत्र में जीविका का जो पहला अवसर है वो क्या है कि स्वास्थ्य क्लबों में अथवा जो व्यायामशालाएं हैं और व्यायामशालाएं हैं वहाँ पर जो परामर्शदाता चिकित्सकों के साथ आहार विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगला है चिकित्सालयों, विद्यालयों, उद्योगों आदि के अल्पाहार गृहों की खान पान सेवाओं में आहार विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। तो ये जीविका के अवसर है, यहाँ पर जाकर के जो व्यक्ति हैं अगर इस क्षेत्र में निपुण है, साथ ही उनके पास जितने भी कौशल या जितने भी जो चीज़ें हैं अगर मांगी गई इस क्षेत्र में, जो भी क्या मांगे गए, क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो अगर आपके पास है तो आप इस क्षेत्र में जाकर के कार्य कर सकते हैं। चिकित्सालयों में, विद्यालयों में, उद्योगों में आदि के अल्पाहार गृहों की खान पान सेवाओं में आहार विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। साथ ही किसके साथ कार्य कर सकते हैं, तो जो स्वास्थ्य क्लब होते हैं, व्यायामशालाएं होती हैं, वहाँ पर जो परामर्शदाता चिकित्सक होते हैं और आहार विशेषज्ञ होते हैं उनके रूप में भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर के कार्य कर सकते हैं। तो ये रहे हम लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने एक क्लास में 1 शॉर्ट रिवीजन वाली जो क्लास है हम लोगों की उसमें कवर कर लिया है। तो आज हम लोगों ने सारे अतिलक्षित जो प्रश्न हैं, शॉर्ट आंसर है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस वाले चैप्टर से, वो सब कवर कर लिए हैं। कल हम लोगों की जो 1 शॉर्ट रिवीजन चैप्टर 2 की सेकेंड क्लास होगी, जिसमें जितने भी इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं और पूछे गए हैं, वो सब हम लोग कल वाली क्लास में कवर करेंगे। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।